जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने जो डबल इंटीग्रेशंस का जो कैलकुलेशंस जो करना था, हमने उस केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग केस सेकेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे कोई केस फर्स्ट और केस सेकेंड नहीं है, हमने सहूलियत के लिए इसका नाम जो है केस फर्स्ट और केस सेकेंड रखा है। केस सेकेंड की मीनिंग क्या है? केस सेकेंड की मीनिंग ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल और यहाँ हमारा जो है वेरिएबल लिमिट है। वेरिएबल लिमिट्स, जो लिमिट्स हैं वो अगर वेरी करती है तो उसका हमने नामकरण संस्कार केस सेकेंड दिया था। और केस फर्स्ट में जब लिमिट मेरी कांस्टेंट थी तब हम लोग डबल इंटीग्रेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टेक्निक है कैलकुलेट करने के, क्या कंसेप्ट हैं, उसकी हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में एनालिसिस की थी। अब जो है हम उस केस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं जहां हमारी लिमिट वेरी करती है। तो इस केस में हम लोग कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और हम यहाँ कह देना चाह रहे हैं कि वेरिएबल लिमिट्स का मतलब यहाँ ये है कि जैसे यक्स हमारा ये था, इसके पहले थोड़ा अगर हम एक रिव्यू कर दें उस चीज़ का, ए लेस देन आर एक्स लेस देन आर बी था, ये था, और सी लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू डी था, ये वाई था। फिर ए बी रियल नंबर कांस्टेंट, सी डी कांस्टेंट था। यहाँ वेरिएबल लिमिट्स का मतलब है दोनों वेरी नहीं करेगा, मतलब वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा इसमें, या तो वाई एक्स का फंक्शन होगा आर एक्स वाई का फंक्शन होगा। कि जब एक लिमिट्स y इज़ द फंक्शन ऑफ x गिवन हो और x कांस्टेंट गिवन हो, आर एक्स वेरिएबल्स में दिए हो, y कांस्टेंट में दिया हो, तब हमारा वो कंसेप्ट वेरिएबल लिमिट्स का है। और स्टूडेंट्स यहाँ ये समझने की गलती नहीं करेंगे, वेरिएबल लिमिट्स का मतलब कि दोनों वेरी कर रहा है, नहीं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल दे दें, ये वेरिएबल लिमिट्स का यहाँ जो मीनिंग होने जा रही है, यानी केस सेकेंड टाइप में जो डबल इंटीग्रेशन आएगा, जो ये प्रॉब्लम हो इस टाइप की होगी। ऐसा होगा, ये x वेरी फ्रॉम ए टू बी, y इज द फंक्शन ऑफ f1x एंड दिस, ये हो गया f ऑफ x y dx dy, ये फार्म का हो, दिस फार्म। और ऐसा हो कि x इज द फंक्शन ऑफ y, दिस, ये फंक्शन हो, मतलब x जो है y के फंक्शंस के रूप में लिखा जाए और y यहाँ कांस्टेंट हो, c टू d हो, दिस f ऑफ x y एंड दिस इज द dx dy। यानी या तो इंटीग्रेशन इस फार्म का हो या इस फार्म का हो, तो उस केस को हम जो नाम देते हैं वो वेरिएबल लिमिट्स कहते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट केस में x कांस्टेंट है हमारा, x यहाँ a है, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी है, एंड दीज बोथ आर द कांस्टेंट, बट दिस इज द फंक्शन हियर, दिस इज द फंक्शन, मीनिंग्स y इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स इन दिस केस y इज द वेरिएबल लिमिट्स। इन द सेकेंड इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन इस फार्म का है तो वहाँ y कांस्टेंट है, यानी ये जो वेरिएबल y है वहाँ ये कांस्टेंट है, बट x जो वेरिएबल है x इज द फंक्शन ऑफ द y। तो या तो केस फर्स्ट है या केस सेकेंड है, मतलब सॉरी, या तो फार्म फर्स्ट है या फार्म सेकेंड है, इन दोनों को हम लोग वेरिएबल लिमिट्स कहते हैं। अच्छा, हम जो इवेलुएट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ। और बिगिनर जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, ये फार्म लिख लें, और ये फार्म लिखने के बाद इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में मैं लिख दूँ। व्हाइल इवेलुएटिंग such types of double integral, first we integrate with respect to the variables having variable limits.
ट्रीटिंग अदर वेरिएबल, अभी मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी मैं कायदे से एनालिसिस कर रहा हूँ। ट्रीटिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, ये हो गया। फर्स्ट वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स हैविंग वेरिएबल लिमिट्स, ट्रीटिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन इंटीग्रेट वेरिएबल with respect to, and then integrate variable and then integrate with respect to the variable na, and then integrate with respect to variable which is constant limit or having constant limit। क्या मतलब है इसके लिखने का मतलब क्या है, इस एक एक चीज़ को मैं यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। क्या है, वाइल इवेलुएटिंग सच टाइप ऑफ डबल इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल हो या ये इंटीग्रल हो, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मेथड क्या होगा कैलकुलेट करने का। फर्स्ट वी इंटीग्रेट, यहाँ दो इंटीग्रेशन है, एक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स है और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू द वाई है। तो हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स करेंगे या विथ रिस्पेक्ट टू द वाई करेंगे, ये पहले हम सीखेंगे। इसके पहले कांस्टेंट लिमिट में हम किसी का इंटीग्रेशन कर सकते थे, चाहे एक्स का करिए या वाई करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और हमने क्वेश्चंस के थ्रू दिखाया था, आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए या वाई के रूप में इंटीग्रेट करिए, रिजल्ट निकालिए, या पहले वाई के रूप में इंटीग्रेट करिए, उसके बाद एक्स के रूप में इंटीग्रेट करिए, उसके बाद वैल्यू निकालिए, देखिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व किया है। बट यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लिमिट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स लिमिट है, तो क्या करेंगे, चाहे ये हो या ये हो, फर्स्ट वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। पहले हम इंटीग्रेशन उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। और यहाँ वेरिएबल हमारा कौन है, एक्स है और वाई है। तो किस वेरिएबल के रूप में पहले इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद में आगे लिख रहा हैविंग वेरिएबल लिमिट्स, मतलब कि वो वेरिएबल्स जो अपने पास वेरिएबल लिमिट्स रखेगा पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अगर इस टाइप का आपके पास कोई डबल इंटीग्रेशन है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ देखिए कि कौन वेरिएबल लिमिट्स है। तो देखने से बिल्कुल क्लियर है, तो ए और बी कांस्टेंट है। क्वेश्चन देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल लिमिट्स कहाँ है, एक्स में है कि वाई में। जैसे पहले में वाई में वेरिएबल लिमिट्स है, तो क्या करेंगे, इस इंटीग्रल में को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके तब बाद जो है हम x के रूप में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ जो है y कांस्टेंट है, अब x वेरिएबल लिमिट्स में है। तो अगर इन डबल इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया हुआ है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो होगा वो वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में होगा, तब उसके बाद y के रिस्पेक्ट में होगा। उसके लिखने की मीनिंग यही है। और ये आगे जो ब्रैकेट लिखा है उसका मतलब ये है ट्रीटिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट है। तो अब यहाँ कॉमन सेंस की बात हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले कहा है कि अगर y के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो x कांस्टेंट लिखूंगा, अगर x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो यहाँ ट्रीटिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट की मीनिंग वही है। एंड देन उसके बाद क्या है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, उस वेरिएबल्स के रूप में इंटीग्रेट करेंगे कि विच कांस्टेंट लिमिट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल हैविंग कांस्टेंट लिमिट, विच इज कांस्टेंट, हैविंग लिख दें, हैविंग कांस्टेंट लिमिट, कि जो वेरिएबल कांस्टेंट लिमिट रख रहा है उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन से पिकअप कर रहे हैं, क्वेश्चन से देखते हैं, तो क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इवेलुएट, स्टूडेंट इस चीज़ को नोट करें, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूं उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक आइडिया मिल जाएगी हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पिकअप किया हुआ है, इवेलुएट, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 2 लिमिट है, उसके बाद है 0 to 3y, ऐसे लिखा हुआ है y dy dx,
और जो क्वेश्चन सेकंड है वो ये है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन सेकंड हियर। एक क्वेश्चन नोट कर लेना इस टाइप का, ये 0 to 2 है और ये 0 √2x माइनस एक्स स्क्वायर दिस, और यहाँ x dx dy है दिस। ये क्वेश्चन है हमारा। अब बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ देखा जाए तो हमने दोनों जो इंटीग्रेशंस, दोनों जो हमने क्वेश्चन से पिकअप किया हुआ है डबल इंटीग्रेशंस पे, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमने पहले एक बात की थी कि ये dx dy है, dy dx, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ है कि जैसे हमने यहाँ पहले केस में लिखा है तो हमने ऑलरेडी एक कंसेप्ट रखा था कि जनरली हम लोग जो क्वेश्चंस लगाते हैं वहाँ ये लिमिट ऐसे, जैसे f ऑफ x y dx dy दिया हो, यहाँ जो पहले दिया है ना वो पहले ही इंटीग्रेशन का वेरिएशन होता है। मतलब पहला इंटीग्रल x के लिए वेरी करेगा, उसके बाद dy बाद में है, मतलब इसके बाद ये सेकेंड इंटीग्रेशन है तो यहाँ y वेरी करेगा। जनरली लगभग आथर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अदरवाइज स्टेट करते हैं, बट जो नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन है वहाँ तो x और y सीधे लिखा जाता है, वहाँ इस लफड़े में नहीं रह जाता है। लेकिन स्टूडेंट को मैं यहाँ सलाह दूंगा, अगर ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है तो पहचानने का दो मेथड है। पहला कि आप पहले ये देखिए पहले कौन लिमिट आई है, पहले कौन वेरिएबल आया है, y आया है, तो इसकी मीनिंग कि ये y से शुरू हुआ है, यानी y वेरी फ्रॉम 1 to n है। अब जो बचा वो x हो गया, x इसको होना ही है क्योंकि यहाँ 3y लिखा है, तो y = 3y तो लिखेंगे नहीं, नेवर। यानी y अगर लिखा गया तो इसकी मीनिंग कि x रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ y, तो इसकी मीनिंग यहाँ x वेरी करता है। अब ऐसे भी यहाँ सेकेंड में dx है तो जो सेकेंड इंटीग्रल होगा x के वेरिएशन में होगा। अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चंस को देखें तो पहले यहाँ dx लिखा है तो मीनिंग है x वेरी फ्रॉम 0 to 2 है। अब यहाँ dy है, मतलब ये y से शुरू होगा, ये y के लिए होगा ना, होना भी चाहिए y 0। यहाँ फंक्शन ऑफ x है, अगर फंक्शन ऑफ x किसी लिमिट में दिया है तो एक टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, बी कीप इन माइंड दैट टेक्निक आर दिस क्लू। एक क्लू समझें कि अगर लिमिट x दिया हुआ है तो y का वेरिएशन है, अगर लिमिट में कहीं y लिखा है तो x का वेरिएशन है, अगर x लिखा है तो y का वेरिएशन है। जैसे यहाँ y लिखा है तो फिर x का वेरिएशन होगा। दिस क्लू कीप इन माइंड, सीधे सपाट ताबड़तोड़। अब जैसे यहाँ x लिखा है तो डेफिनेटली ये जो सेकेंड इंटीग्रल में अगर x है तो ये y के लिए लिमिट है, अगर y कहीं है तो x के लिए। बट ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें क्योंकि इससे भी चीज़ों को फैसला करने में बड़ी सहूलियत होती है, और मैं फैसला इसी से करता हूँ। या तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्वेश्चन के दौरान, मेरी जो आदत है, या अगर ये नहीं लिखा है, अगर फंक्शंस के रूप में है तो फिर तो ये देख लीजिए y का दिया है कि x का दिया है। अगर y का दिया है तो डेफिनेटली वो x की लिमिट होगी। अच्छा, अगर x दिया है तो फिर y के लिए लिमिट होगी। अच्छा, अब यहाँ x y दोनों नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ना, फिर एक ही बात होगी y जो फंक्शन ऑफ x तो फिर x जो फंक्शन ऑफ y, दोनों तो होगा नहीं। y x के रूप में लिखा जाएगा, x y के रूप में लिखा जाएगा। कर्व लिखने का प्रोसेस तो मेरा यही है, तो फिर वही होगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहला क्वेश्चंस का सलूशन ये है, y वेरी फ्रॉम 1 to 2 एंड x वेरी फ्रॉम 0 to 3y, दिस y dy dx। क्या लिखा है हमने, रिमेंबर दिस रिजल्ट कि पहला इंटीग्रेशन उस वेरिएबल का होगा जिसकी लिमिट वेरिएबल है। तो यहाँ लिमिट वेरिएबल कौन है भाई, यहाँ लिमिट जो वेरिएबल्स है हमारी x वेरी करता है, देखिए यहाँ दिस। तो पहला जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो x = 0 to x = 3y, तो पहला हमारा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। तो हम x के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखा जाए यहाँ, तो ये तो हो गया y वेरी फ्रॉम 1 to 2, ऐसे कर दीजिए, बताया था हमने जो टेक्निक। उसके बाद ये ब्रैकेट बनाइए। अब जिसको इंटीग्रेट करना है उसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, अलग कर लेंगे तो थोड़ी इनकी दुनिया सही हो जाएगी, दिखने में भी अच्छे लगेंगे और गलती भी नहीं होगी। तो y हमने अलग हट कर लिया। अब x वेरी फ्रॉम 0 to 3y, ठीक है, तो x के लिए लिखे हैं, x वेरी कर रहा है तो dx वाला पार्ट रहेगा, तो y हो जाएगा और dx हो जाएगा दिस, और हमारे यहाँ dy बाहर हो जाएगा। अच्छा, y dy बाहर भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। जो फंक्शन होता है ना वो इंटीग्रेशन के साथ लिखा जाता है।
जैसे अगर कोई इसको इंटीग्रेशन के बाहर करता है तो हैव नो एनी प्रॉब्लम, बट अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो चाहे वो कांस्टेंट हो वहाँ और वहाँ वेरिएबल हो, उस इंटीग्रेशंस के साथ लिखिए। ये लिखने की परंपरा रही है, क्योंकि y तो यहाँ कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर सकता हूँ। डिफरेंटली दिस इज रिजल्ट हियर, तो आप बाहर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर इसके साथ भी लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, यक्स का इंटीग्रेशन करना है तो फिर तो यहाँ डी एक्स का एक्स आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वाई अंदर लिखें या वाई बाहर लिखें, कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें जो लिखने की आदत रही है इस टाइप की वेरिएबल्स की, मैं ये साथ लिखता हूँ, आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दीजिए। अच्छा, इसको उठा के यहाँ मत कर दीजिएगा, राइट, ये यहाँ नहीं होगा, ये जो होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा। मतलब इस इंटीग्रेशन के मैं इसको बाहर कर सकता हूँ, कहने का मतलब है क्यों, क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो वाई ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। तो चलिए, लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया इस पर, अब सीधे सपाट लगा दिया जाए। तो वाई वेरी फ्रॉम 1 to 2 क्या होगा भाई, इसका तो हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है, एक्स वेरी करता है 0 से 3y, और यहाँ हो गया डी एक्स। अब क्या करेंगे, जो एक्स है पहले 3y लिखेंगे, उसके बाद x जगह 0 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाए तो ये हो गया y वेरी फ्रॉम 1 to 2, ये तो y हो गया इंटू एक्स की जगह लिखना है, पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, यही तो लिखने का रूल है। तो यहाँ 3y हो गया, तो y इंटू 3y, उसके बाद x जगह 0 लिखेंगे तो कहानी फिनिश हो जाएगी, तो यही बचेगा। दिस इज द डी वाई, सॉरी दिस इज द डी वाई 3 कांस्टेंट मैंने बाहर कर लिया। अच्छा, y वेरी फ्रॉम 1 to 2 तो y हाई है, तो फिर ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, 3 हो गया, ये हो गया वाई क्यूब बाई 3, 2 to 1 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 raised to the power 3 - 2, यानी 1 लिखेंगे तो 1 के पावर क्यूब हो जाएगा, तो ये 8 - 1 दिस इज द 7 आएगा। ये अगर कहीं कोई सीलिंग मिस्टेक्स नहीं है तो दिस इज द 7 ही। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं है, जो मैथमेटिक्स का इजी कैलकुलेशन है, यस यही होगा। अब चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट्स पे आते हैं, देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे, वही प्रोसेस है। अब यहाँ थोड़ा ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, जो लिमिट्स है, लिमिट्स कौन वेरिएबल लिमिट्स है, यहाँ एक्स की लिमिट तो कांस्टेंट है, तो पहली बार इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, दिस फैक्ट कीप इन माइंड। जब आप डबल इंटीग्रेशन निकालना हो और वो क्वेश्चन वेरिएबल्स लिमिट्स का दिया हो, तो जो वेरिएबल लिमिट्स है ना, जैसे y 0 to ये दिया हुआ है, यानी वेरिएबल y में है, तो पहले इंटीग्रेशन आप y का करिए, उसके बाद तब x का करिए, बस सीधा सा पार्ट, कहने का हमारा मतलब है। अब सोल्यूशन सेकेंड का ले लें, चलते हैं देखें। सेकेंड क्या है, ये है x वेरी फ्रॉम 0 to 2 है, और y जो वेरी कर रहा है वो 0 to √2x - x² दिस, और कहानी है x dx dy की, यानी फंक्शन हमारा x है, कोई बात नहीं। वेरिएबल लिमिट यहाँ कौन है, y का है, y 0 तो पहले y का इंटीग्रेशन होगा, तो x तो ऐसे ही रहने दें, x वेरी फ्रॉम 0 to 2 ये हो गया, ये मझोला कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसको करना है तो मुझे y का करना है, तो y 0 to क्या हो गया √2x - वाट x²। अब इसको थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ, क्या आया था y³ 3, चलिए ये हो गया। अब यहाँ x हो गया, लिख लिया, y के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर यहाँ मेरा dy हो गया दिस, अब यहाँ बाहर ये dx हो गया, ठीक है। जो वेरिएबल लिमिट होगा y के लिए है तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, दिस कॉन्सेप्ट कीप इन माइंड, बस और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो x वेरी फ्रॉम 0 to 2 हो गया, चलिए। अच्छा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो ऐसा कुछ होना नहीं है, dy का y हो जाएगा तो x y हो जाएगा दिस। अच्छा, लिमिट जो होगी y यहाँ 0 आ गई और यहाँ y = आ गया, ये यही ना लिखते हैं ऐसे, एंड दिस इज द योर वाट dx। अब क्या किया जाए, y की जगह ये लिखेंगे दिस, उसके बाद y की जगह 0 लिखेंगे, तो जब y की जगह 0 लिखेंगे तो कहानी समाप्त कर देगा। तो चलते हैं देख लेते हैं, अब यहाँ डिलीट कर दें हम, इतने में तो बात मेरी हो जानी चाहिए। चलते हैं, क्या होगा, ये हो गया हम लोगों का
एक्स वेरी फ्रॉम 0 to 2। ये बार बार आप इसको लिखते रहेंगे, आदत बना लेंगे। जब आदत बन जाए तो आप छोड़ सकते हैं, फिर वो बात आपके लिए अंडरस्टूड हो जाएगी। वाई के लिए लिखना है तो एक्स हो गया अंडर रूट वाट 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिस, वाई की जगह लिखना है तो ये हो गया। उसके बाद जब y 0 लिखेंगे तो कहानी फिनिश हो जाएगी, बस सिंपली बच जाएगा हमारा dx दिस। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है बाई सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो अगर x इज इक्वल टू यहाँ लेट कर लें, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं बट दिस इज़ द इजी प्रोसेस, क्योंकि हमने बीटा गामा फंक्शंस में बीटा गामा फंक्शंस अगर देखा है तो उस पार्ट में हम कन्वर्ट करके इजी वे में लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ से जो हमारा dx बन के आएगा, व्हाट इज़ द dx, dx इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा, ये हो गया। अच्छा, लिमिट देख लीजिए, जब x इज इक्वल टू मैं यहाँ 0 लिखूँगा तो फिर साइन थीटा 0, तो थीटा 0 हो जाएगा। लेकिन जब x इज इक्वल टू मैं 2 लिखूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा 2 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाद में 1 हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो थीटा की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस π/4 लिखेंगे, सिंपली π/4 एक पॉजिटिव वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 2 पे थीटा की वैल्यू नहीं, सारी 1 होगा तो π/2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू चलेगी हमारी आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस, तो ये हो गया 0 और ये हो गया π/2। x की जगह लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा x की जगह 2 साइन थीटा लिखना, 2 ऑलरेडी है ही तो ये 4 हो जाएगा। ये सीलिंग मिस्टेक हो जाता है तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा, ये हो गई कहानी। अच्छा, अब dx क्या है, dx की जगह ये है तो ये लंबा चौड़ा कहानी लिख दी जाए, तो 4 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा एस हो गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, अब यहाँ देख लीजिए, अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन करूँ तो 2 साइन थीटा आएगा यहाँ, और यहाँ ऑलरेडी 4 है तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन के अंदर ही आ रहा है, ये 0 to π/2 हो गया। अब तो थीटा का वेरिएशन हो गया, तो यहाँ हो गया 16 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, तो ये कहानी साइन क्यूब थीटा की हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन खींचूंगा तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, और पूरी दुनिया जानती है ट्रिग्नोमेट्री वाले लोग कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होगा, तो ये कास थीटा कन्वर्ट होगा, और वहाँ ऑलरेडी एक कास थीटा है तो ये कास स्क्वायर थीटा दे देगा, ये डी थीटा। चलिए, अच्छा बीटा गामा फंक्शंस की बातें हैं कि यूज आ जाएगी, और उसका फार्मूला थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ कि क्या होता है। बड़ा मार्वलस फार्मूला है इंटीग्रल की दुनिया का। ये फार्मूला क्या है, वो ये है कि अगर कोई भी इंटीग्रल इस टाइप का है 0 to π/2 साइन रेज टू दी पावर m थीटा कास रेज टू दी पावर n थीटा डी थीटा, तो इसी को लिखा जाता है गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 दिस। अच्छा, अगर n इंटीजर है तो जो गामा n होता है वो फैक्टोरियल n होता है, और गामा हाफ की वैल्यू √π होती है दिस। चलिए यूज करते हैं इन सब कॉन्सेप्टों का। तो 16 बाहर हो गया, आ जाइए, m की जगह 3 है और n की जगह 2 है, तो ये हो गया गामा 3 प्लस 1/2 दिस। 3 होगा ना, एक बार देख लिया जाए, नहीं साइन ये 4 हो जाएगा, सारी ये स्क्वायर है और एक बाहर होगा साइन, तो साइन क्यूब थीटा और एक 4। अभी कहानी खतरनाक ढंग से मोड़ ले लेती, तो 4 हो गया, तो यहाँ 4 + 1 हो जाएगा, 4 + 1/2 इंटू गामा 2 + 1/2 अपॉन 2 गामा वाट m प्लस n प्लस 2/2, तो 4 + 2 + 2/2। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये 16 हो गया, ये गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन 2 इंटू गामा 4 2 6 2 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये गामा 4 हो जाएगा दिस। अब इसका कैलकुलेशन मैं यूँ यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ जगह कर दे रहा हूँ। चलिए, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया, चलिए 8 आ गया। गामा 5/2 को तोड़ेंगे तो ये होगा 3/2 1/2
इंटू गामा हाफ, इसको तोड़ेंगे तो ये होगा गामा हाफ 1/2 इंटू गामा हाफ अपान नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कहानी फैक्टोरियल गामा 4, तो गामा 4 को हम लोग फैक्टोरियल लिखेंगे, तो दिस इज़ द फैक्टोरियल 3 हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये और ये मिल के इनकी कहानी कर देंगे समाप्त। चलिए ये हो गया 3, इसकी वैल्यू हो गई √π, इसकी वैल्यू हो गई √π, तो मिलना के हो गया पाई अपान व्हाट फैक्टोरियल 3 मीनिंग कि 3 इंटू 2, अब ये 3 कैंसिल तो व्हाट π/2, यस इसकी वैल्यू π/2 आएगी। जो सेकेंड डबल इंटीग्रल था उसको सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू π/2 होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, जो हमने डबल इंटीग्रेशन जिसका हमने नाम सेकेंड केस रखा, जहाँ लिमिट्स हमारी वेरिएबल्स लिमिट है, तो उस क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, अगर लिमिट कांस्टेंट है तो वहाँ उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको कमेंट करिए, उसका बाद हम बखूबी उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।